चुनाव क्या हो गए, इस चीज का तो नाम ही गायब हो गया। मैं बात कर रहा हूं काले धन यानी ब्लैक मनी की। कहां गया ये? इसी पर चर्चा के लिए मैं आभाष चावला स्वागत करता हूं आपका। पहले तो ये जान लेते हैं कि ये काला धन होता क्या है, किसे कहते हैं काला धन। तो हर वो पैसा जो गैर कानूनी ढंग से कमाया गया हो या वो पैसा जिस पर गवर्नमेंट को टैक्स ना चुकाया गया हो, वो अनअकाउंटेड इनकम, वो अनअकाउंटेड अर्निंग्स को ब्लैक मनी या काला धन कहते हैं। एक क्लासिक एग्जांपल लेते हैं कि एक दुकानदार जो कैश में डील करता है, आपको सामान बेचता है और बदले में रिसीट इशू नहीं करता, वो इनकम उसकी अनअकाउंटेड रह जाती है और वो जनरेट करता है काला धन, क्योंकि उस अनअकाउंटेड इनकम पे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जाता। इस तरह का बिजनेस एक आम बात है और हम सभी इसके भागीदार हैं, तो हम सभी ब्लैक मनी जनरेट करने में भागीदार हैं। एक और एग्जांपल, प्रॉपर्टी खरीदते वक्त या बेचते वक्त भी हम कैश में डील करते हैं और टैक्स कम भरते हैं। टैक्स की चोरी से बचा हुआ पैसा ही काला धन कहलाता है। जो ब्लैक मनी के बड़े खिलाड़ी हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला के जरिए ये पैसे को विदेश भेजते हैं, या तो वहां जमा करते हैं या कुछ ऐसे देशों में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बहुत ही कम टैक्स हो। ऐसे देशों को टैक्स हेवंस कहा जाता है। अब की बात यह है कि काला धन क्या समस्याएं पैदा करता है। पहली समस्या, काला धन होने की वजह से गवर्नमेंट को पर्याप्त टैक्स नहीं मिल पाता, बैंक्स में सफिशिएंट पैसा नहीं रहता, उस वजह से लोक कल्याण या देश कल्याण के काम के लिए पैसा नहीं होता गवर्नमेंट के पास पर्याप्त और देश पिछड़ता चला जाता है। दूसरी समस्या ये है कि देश की फाइनेंशियल हेल्थ कैलकुलेशंस के टाइम, जैसे कि जीडीपी में, इस तरह की इनकम को, अनअकाउंटेड इनकम को शामिल नहीं किया जा सकता और उस वजह से देश की आर्थिक स्थिति, आर्थिक मजबूती को सही ढंग से मापा नहीं जाता और उसे अंडर एस्टिमेट कर लिया जाता है और सही आकलन नहीं लग पाते। और तीसरी दिक्कत जो कि हम सब फेस करते हैं रूटीन में, कि अमीर और अमीर होता चला जाता है, गरीब और गरीब होता चला जाता है, अमीरी और गरीबी में दूरी बढ़ती चली जाती है। न्यूज में खूब सुनते हैं कि इतना काला धन है विदेशों में, उतना काला धन है विदेशों में, तो ये एक्चुअल में है कितना? तो सच्चाई ये है कि ये पैसा अनअकाउंटेड है, ये अनअकाउंटेड इनकम और असेट्स हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, लेखा जोखा नहीं है। तो इसका एस्टिमेट लगा पाना कि कितना काला धन है विदेशों में ऑलमोस्ट नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। ये न्यूज रिपोर्ट्स में कभी सुनने में आया था कि ये 1.06 से 1.14 ट्रिलियन डॉलर्स तक है, जो कि ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि बहुत ज्यादा है। स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट और स्विस बैंकर्स एसोसिएशन ने 2012 में इसको क्लियर किया था कि उनके पास भारतीयों द्वारा जमा किया हुआ काला धन, सो कॉल्ड काला धन, मैं इसको एग्जैक्टली काला धन नहीं कहूंगा, वो है अराउंड 2 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो हमारी भारतीय करेंसी में होता है करीब करीब 1400 करोड़ रुपए। मैं इसको काला धन क्यों नहीं बोलता हूं? क्योंकि जो स्विट्जरलैंड ने बताया कि स्विस बैंक्स में 1400 करोड़ रुपए जमा है इंडियंस के, वो जरूरी नहीं है काला धन है, वो प्रूव नहीं हुआ है अभी तक। आप यदि विदेश में पैसा जमा करते हैं तो क्या वो काला धन होगा? जरूरी नहीं है। वो किसी की हार्ड अर्न मनी भी हो सकती है। तो प्रूव करना पड़ेगा कि वो गैर कानूनी ढंग से कमाया गया है या उस पर टैक्स चोरी किया गया है, तभी वो काला धन है, अदरवाइज वो उस आदमी का ही धन है। अब जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट में रेट लगाई थी, उसके अनुसार एस्टिमेट किया गया था काला धन अराउंड 1500 बिलियन डॉलर्स, यानी 300 लाख करोड़ रुपए। ये सिर्फ स्विट्जरलैंड का नहीं था, ये सारे देशों का था, टैक्स हेवंस का भी था कि जहां पर उन्होंने इन्वेस्ट किया है या असेट्स बनाए हैं, उसको भी इंक्लूड करता है। ये देखने के लिए कि काले धन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, हम चलते हैं 2009 में। 2009 सरकार थी यूपीए की और हमारे प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह जी। उस समय G20, जिसका कि एक मेंबर भारत भी है, के लीडर्स ने कहा था, द एरा ऑफ बैंकिंग सीक्रेसी इज ओवर, यानी बैंकिंग गोपनीयता का दौर अब खत्म। और इसी के साथ गठन हुआ था एक ग्लोबल फोरम का, जिसका नाम है ग्लोबल फोरम ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स पर्पसेस। आज टिल फरवरी 2020 तक
इस फोरम के 161 मेंबर्स हैं। यह फोरम बना था ताकि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जा सके, गवर्नमेंट्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, ताकि टैक्स पर्पसेस यानी कि कोई टैक्स चुरा रहा हो तो पता चल सके। उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुए काले धन को रोकने के लिए 2015 में। 2015 सरकार एनडीए की और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। साल 2015 में आया ब्लैक मनी एक्ट, जिसका पूरा नाम है ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड असेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट। ये ब्लैक मनी एक्ट का काम था कि जिसका भी पैसा या असेट फॉरेन कंट्रीज में है वो डिक्लेयर करें। गवर्नमेंट को उसकी जानकारी होनी चाहिए, वो पैसा लीगल होना चाहिए। यदि वो ब्लैक मनी है तो उस पर पेनल्टीज का प्रावधान है। इसके साथ ही एक विंडो पीरियड भी दी गई थी कि वे एक छोटी पेनल्टी के साथ अपना सारा पैसा डिस्क्लोज कर सकते हैं गवर्नमेंट को और उस पैसे पे क्लीन चिट ले सकते हैं। और आया फॉरेन अकाउंट्स टैक्स कंप्लायंस एक्ट FATCA। ये 2010 में यूएस ने अडॉप्ट किया था कि यूएस के जो टैक्स पेयर्स हैं, यूएस के जो सिटीजन्स हैं, उनका पैसा जहां भी बाहर है, जो भी इनकम है वो यूएस को मिल सके, ताकि यूएस भी टैक्स चोरी को कर्ब कर सके। भारत ने 2015 में यूएस के साथ इसको साइन किया और अब भारत और यूएस आपस में टैक्स इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। साथ ही में 2015 में आया मल्टीलेटरल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एग्रीमेंट MCAA, जिसके अनुसार जो देश इसके सिग्नेटरी हैं उनको ये ऑब्लिगेशन है कि वो ऑटोमेटेड वे से एक वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें आपस में। ये सभी चीजें ब्लैक मनी को कर्ब करने में सहायक हैं, काम आती हैं। अब सवाल ये आता है कि इतना सब करने के बाद भी कहां है पैसा, कहां है ब्लैक मनी? दिख तो नहीं रही। 2009 में भी एग्रीमेंट्स आए, 2015 में भी गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए, तो भी पैसा नहीं है। तो बात स्पष्ट सी यूं है कि जिन्होंने इतना जोखिम उठाया, ब्लैक मनी इतनी सारी जमा की, वो हमसे एक कदम आगे हैं। जो न्यूज चैनल्स में हम आज देख रहे हैं वो उससे एडवांस में काम करते हैं। साथ ही में कंटिन्यूअस एफर्ट उनका चलता रहता है कि कैसे वो गैर कानूनी रूप से या टैक्स चुराई हुई पैसे को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, टैक्स हेवंस का जिक्र किया था। वो यहां से पैसा मनी लॉन्ड्री करते हैं बाहर। शेल कंपनीज यानी जिनका कोई प्रैक्टिकली रियल लाइफ में ग्राहक नहीं है, सिर्फ वर्चुअल ग्राहक, वर्चुअल कंपनी का ऑपरेशन, उससे वो उस पैसे को वाइट कर लेते हैं और वो उनकी लीगल इनकम बन जाती है। तो उनको पकड़ पाना इतना भी आसान नहीं है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब किया जा रहा है ताकि ब्लैक मनी और ना नई जनरेट कर सके। डीमोनेटाइजेशन, GST, ई-वे बिल, ये सभी उसी तरफ बढ़ाए हुए कदम हैं ताकि नई ब्लैक मनी जनरेट ना हो पाए। डीमोनेटाइजेशन से हुआ क्या? ऐसा नहीं होना था कि देश के पास कुछ अलग से पैसा आ जाता, पैसा अकाउंट्स में चला गया और उससे बैंकिंग सेक्टर की तरफ पैसा बढ़ गया, देश को बढ़ाने के लिए हेल्प मिली और पैसा अकाउंटेबल हो गया। पर क्योंकि हमारी आदत है, आदत से हम मजबूर हैं, वापिस से वो कैश फ्लो, वापिस से वो कैश डीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ब्लैक मनी जनरेशन फिर से स्टार्ट हो चुका है। गवर्नमेंट कानून बनाती चलेगी, शायद पता नहीं कब तक ब्लैक मनी जनरेट करने वाले बनाते चलेंगे। इसके लिए जरूरत है तो जागरूकता की। तो मेरा मानना है कि यदि हम कोई भी ऐसा ख्याल रखते हैं कि एक रात जादू की छड़ी घूमेगी और सब गरीब को पैसा बढ़ जाएगा, सबके अकाउंट में पैसा आ जाएगा और रातों रात सभी अमीर हो जाएंगे, सब बराबर हो जाएंगे, तो ये सपना बेमानी है। हमारे लिए मेरी तरफ से एक ही सुझाव है कि ये मुद्दा चुनावी जंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे लिए रह जाती है मेहनत। मेहनत ही है जो हमारा जीवन स्तर बढ़ा सकती है, वरना ऐसे अकाउंट में पैसे तो हमारे ना कल आए थे, ना आज आए हैं और शायद ये कभी नहीं आएंगे। इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी या कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहें कि मैं कवर करूं, उसे प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट मैटर करता है। चलिए मुलाकात करते रहेंगे, ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।